नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अब बिहार में सफलता से होगी नारियल की खेती। दरअसल उत्तर बिहार के कोसी क्षेत्र की जलवायु नारियल की खेती के लिए अनुकूल पाई गई है, जिसके चलते अब बिहार में नारियल की खेती की तरफ किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। अगर आप भी नारियल की खेती करना चाहते हैं तो किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जिला भागलपुर की उद्यान विशेषज्ञ डॉक्टर रूबी रानी से। नारियल जो दूसरे फलों से बिल्कुल अलग होता है। इसके कच्चे फल हों या सूखे फल, दोनों का उपयोग धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक होता है। वर्ष भर नारियल पानी की अधिक डिमांड रहती है। इसके अलावा इसे खाने में, तेल के लिए रेशे का उपयोग, औद्योगिक कार्यों में और पत्ते जलावन, झाड़ू, छप्पर, खाद जैसी चीजें बनाने के उपयोग में आते हैं। जबकि लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के उपयोग में आता है। इसके इतने उपयोग को देखकर इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नारियल की इतनी उपयोगिता है कि यहाँ के किसान खूब मुनाफा कमा सकते हैं। नारियल एक्चुअली उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का फल है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंड ना पड़ती हो, सालों भर लगभग एक समान मौसम हो। वैसे क्षेत्र में ये नारियल की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। परंतु बिहार जैसा राज्य जहाँ की जलवायु जो है वो सब ट्रॉपिकल है, तो वैसे क्षेत्र में भी इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे जिले हैं पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, फिर कटिहार, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया, इन सब जिलों में जो है इसकी, और भागलपुर के भी कुछ भाग हैं, उन सब जिलों में इसकी खेती की जा रही है और अच्छी गुणवत्ता और अच्छी उत्पादकता के साथ की जा रही है। लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल विशिष्ट रखरखाव की जरूरत होती है। तो बिहार जैसे राज्य में मुख्यतः जो है लंबे वाले किस्म, जैसे कि ईस्ट कोस्ट टॉल, वेस्ट कोस्ट टॉल, केरा बस्तर और सखी गोपाल, और फिर उसके बाद चौकट ऑरेंज ड्वार्फ, मलियन ऑरेंज ड्वार्फ, ये सारी किस्में जो हैं वो अच्छा कर रही हैं। नारियल की गुणवत्ता युक्त पौधे ही रोपें। इसके लिए ऐसे वृक्षों से नए पौधे तैयार करें जिनकी फल क्षमता अधिक हो, लगभग 80 फल प्रति वृक्ष देता हो। मातृ वृक्ष की आयु 20 वर्ष से अधिक हो, साथ वृक्ष पर 32 से 35 पत्तियों के गुच्छे हो, आकार सुदृढ़ और गोलाकार हो। नारियल की खेती के लिए अच्छी जलवायु के साथ जल निकास वाली कोई भी मिट्टी उपयुक्त है। बलुई अथवा दोमट मिट्टी नारियल फसल के लिए काफी उपयोगी है। पूर्णिया एवं कोसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में ऐसी जमीन उपलब्ध है। 9 से 18 माह के बीच का पौधा, जिसमें कम से कम 5 से 7 हरे पत्ते हो, साथ ही पौधा रोगग्रस्त नहीं हो, ऐसे पौधे रोपाई के लिए उपयुक्त होते हैं। इसकी रोपाई के लिए अप्रैल से मई माह के बीच 25 गुणा 25 फीट की दूरी पर 1 गुणा 1 गुणा 1 मीटर आकार के गड्ढे बनाएं। अब है इसके लगाने की विधि। इसको जो है बीज के द्वारा लगाया जाता है। बीज को जो है हम अच्छे मदर प्लांट से, मातृ वृक्ष से उसका सिलेक्शन करते हैं। 20 से 25 दिन तक उसको छांव में रखते हैं। फिर उसको एक पॉली बैग में मिट्टी डाल करके उसको डाल देते हैं और रेगुलर नियमित अंतराल पे उसको पटवन देते हैं। तो इस तरह से जो है वो 3 महीने में जर्मिनेट कर जाते हैं और जर्मिनेट करने के बाद जो है हम उसको 6 से 7 महीने तक उसको उसी में छोड़ देते हैं। जब 4 पत्तियां पूर्ण रूप से खुल जाए तब उसको हम लगाते हैं, फील्ड में लगाते हैं जहाँ भी लगाना हो। गड्ढों की भराई। प्रत्येक गड्ढे में 30 किलो गोबर की खाद अथवा कंपोस्ट एवं सतही मिट्टी को मिलाकर इस तरह भरें कि ऊपर से 20 सेंटीमीटर गड्ढा खाली हो। इसके बाद नारियल को जून से सितंबर माह के बीच गड्ढे में लगाएं। वैसे बारिश और ठंड के मौसम को छोड़कर कभी भी पौधा लगाया जा सकता है। और पौधों से रोपण की दूरी जो है 7.5 मीटर रहती है। पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 7.5 मीटर तक हम रखते हैं। हम चाहें तो इस बीच में 7.5 मीटर के बीच में हम अमरूद और केला जैसे फल भी लगा सकते हैं, क्योंकि 7 से 8 साल के बाद जो है इसका छत्रप जो है काफ़ी ऊंचा चला जाता है, उसमें काफ़ी जगह बच जाती है। उसमें हम अमरूद और केले, पपीते जैसी फल को भी लगा सकते हैं, जिससे हमको अतिरिक्त आमदनी प्राप्त हो सके। तो इस तरह से हम पौधे इसको लगा सकते हैं। अब इसका आता है पोषण प्रबंधन पे।
पोषण प्रबंधन में जहाँ तक की बात करें कि इसमें एक मैच्योर कोकोनट का प्लांट जो कि 5 या 6 साल से ऊपर हो, उसको सालाना जो है 500 ग्राम नाइट्रोजन, 200 से 300 ग्राम फास्फोरस और 800 से 900 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है, और ये सालाना मात्रा यही रहती है। इसके साथ ही हम 25 से 30 केजी वर्मी कंपोस्ट, सड़ा हुआ कंपोस्ट भी हम इसको सालाना डालना चाहिए। और ये जो मात्रा है वो हम वर्ष में 2 बार में देते हैं, एक मानसून के पहले, एक मानसून के बाद। मानसून के पहले का मतलब है मार्च अप्रैल में एक बार दे दिए, और एक जो है अक्टूबर नवंबर में हम इसको देते हैं, ताकि उसको सालों भर समुचित ढंग से उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। नारियल विकास बोर्ड द्वारा किसानों को नारियल की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इच्छुक किसानों को विभाग नारियल का पौधा नारियल विकास बोर्ड के सहयोग से उपलब्ध कराता है, और तकनीकी जानकारी भी बोर्ड द्वारा किसानों को दी जाती है। अगर आप नारियल की खेती करना चाहते हैं तो नारियल विकास बोर्ड से संपर्क करें। हमने देखा है कि अगर अच्छा प्रबंधन किया जाए तो 80 नट 90 नट जो है वो प्रति पौधा प्रति वर्ष दे देता है। 40 रुपये की भी दर से आराम से बिक जाता है। 40 रुपये की दर से अगर बेचें तो 80 नट का प्राइस हो जाता है 3200 रुपये। अगर इसी तरह से 10 पौधे लगाएं तो बहुत कम हमको खर्च पे 32,000 रुपये सालाना प्राप्त किया जा सकता है, अगर 10 पौधे भी लगाएं तो इसलिए हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि अगर इसका बगीचा ना लगा सकें तो अपने घर के आगे पीछे 4, 5, 10 पौधे जरूर। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के किसान भाई अगर अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो उनको कृषि से संबंधित व्यवसायों को भी अपनाना होगा। तसर रेशम कीट भी एक ऐसा ही सरल कृषि व्यवसाय है जो कि थोड़ी सी पूंजी और प्रशिक्षण लेकर किसान आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस व्यवसाय को घर की महिलाएं भी सरलता से कर सकती हैं। तो चलिए तसर रेशम कीट पालन के बारे में विस्तार से जानते हैं। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची के वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी पांडे से। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि तसर के कीट पालन का कार्य वर्तमान में चल रहा है। विशेषकर हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि अगस्त महीने में कौन कौन सी गतिविधियां तसर कीट पालन से संबंधित होनी है और आपको किन बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त के महीने में तसर रेशम कीट पालन के उत्तरावस्था कीट पालन का कार्य चलता है। उत्तरावस्था उसको हम कहते हैं कि जो चौथी 5वीं अवस्था का जो कीट पालन होता है उसको हम उत्तरावस्था कीट पालन कहते हैं। इस स्टेज में क्या होता है कि जो कीट पालन के दौरान जो पत्तियां खाने का क्रम होता है बहुत तेज़ी से चलता है। विशेषकर 5वीं अवस्था जो ऐसी होती है जिसमें पूरे लाइफ साइकिल के दौरान वह बहुत ही अत्यधिक मात्रा में कीट पत्तियों को खाता है और वह एक बहुत महत्वपूर्ण अवयव होता है। अगर इस कीट पालन के दौरान पत्तियां उनको समय से नहीं मिल पाएंगी तो हमारे जो कीट के बढ़वार रुक जाती है और आने वाले दिनों में आपको कोसा के उत्पादन पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। तसर कृमि का एक लार्वा अपने जीवन काल में कोसा बनाने तक लगभग 300 ग्राम पत्तियां खाता है। प्यूपा तसर कृमि के लार्वा द्वारा निर्मित कोसा कवच या ककून के अंदर स्थित होता है। प्यूपा तसर कृमि की एक महत्वपूर्ण और निष्क्रिय अवस्था है जिसकी गति अत्यंत धीमी होती है। इस अवस्था में ही भोजन अंग और प्रजनन अंग बनते हैं। और प्रति पौधे की दर से आप 45 से 50 और मैक्सिमम हो सके तो 70 कीटों को ही एक पौधे पर स्थानांतरित करें। इससे क्या होगा कि अगर आप 50 से 70 के बीच में कीटों का दूसरे पौधे पे ले जाते हैं तो उस दौरान आपको बार बार इसका ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ेगा। दूसरा है कि इस कीड़े का एक और नेचर होता है जो वाइल्ड नेचर जिसको कहते हैं। तो वाइल्ड नेचर होने के नाते आप जब भी इसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो आप ये प्रयास करें कि इसको आपको कम से कम छूना पड़े, क्योंकि अगर बार बार इसको आप छूते हैं तो उससे एक ऐसा नुकसान होगा कि वो कीट के ऊपर उसके डेवलपमेंट पे, उसके ग्रोथ पे काफ़ी विपरीत असर पड़ेगा। दूसरा एक पहलू है कि जब आप कीट का हस्तांतरण कर रहे हों उस दौरान अगर कोई भी मृत कीट दिखाई पड़ता है, जैसे वायरस से मरा हुआ कीट या ऐसा कीट जो जिंदा है लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, तो उसको तत्काल जो है कीट पालन स्थल से हटा दें।
तसर कृमि की मादा एक बार में 150 से 250 तक अंडे देती है। अंडा देने के 9 से 10 दिन बाद मौसम के अनुरूप नवजात लार्वा निकलते हैं। अंडे से बाहर निकलते ही लार्वा खाद्य पौधों की पत्तियां खाना प्रारंभ करके शरीर की वृद्धि करते हैं। इस वृद्धि के समय लार्वा 5 अवस्थाओं से गुजरता है। लार्वा 5वीं अवस्था में परिपक्व होने पर अपने मुंह से लार निकालते हुए कोसा बनाते हैं, जो हवा के संपर्क में आकर कठोर हो जाता है। इस दौरान जब स्पिनिंग का कार्य प्रारंभ कर चुका है, उस दौरान आप कदापि ही उसका ट्रांसफर एक पौधे से दूसरे पौधे पर न करें, नहीं तो उसके कोसा निर्माण की प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसमें जो 2 प्रमुख बीमारी होती है, एक पेब्रिन जनित बीमारी होती है और दूसरा एक बीमारी है जिसका नाम है वायरस जनित रोग। तो प्राय ऐसा देखा गया है कि चौथी और 5वीं अवस्था के दौरान ये 2 बीमारी जो है काफ़ी हद तक कीट को प्रभावित करती हैं। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए, इसके वजह से लगभग 20 से 40% तक का नुकसान हो जाता है। तो इस नुकसान से बचने के लिए 2 प्रमुख तरीके हैं। पहला तो है कि हमारे संस्थान द्वारा वायरस जनित रोग से बचाव के लिए एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीवन सुधा। उसका छिड़काव उसकी पत्तियों पे करें और उसके छिड़काव से क्या होगा कि अगर उस पत्तियों पे छिड़काव करते हैं और वह एक वानस्पतिक उत्पाद है और उनका अगर छिड़काव पत्तियों पर करते हैं तो उन पत्तियों को खा करके हमारा जो रेशम कीट है, तसर रेशम कीट है, वो ज़्यादा इम्यून होगा और आने वाले दिनों में उसमें बीमारी बहुत ही कम हो जाएगी। वृक्षों से कोसा की कटाई उसके कोसा बनने के 6 से 7 दिन बाद जब कोसा के अंदर संखी बन जाती है, कोसे को उसके छल्ले के समीप से काटकर टहनियों से अलग किया जाता है। कोसा कटाई के बाद बीज हेतु अच्छा कोसा छांटकर अलग किया जाता है और शेष को धागाकरण के लिए इकट्ठा किया जाता है। रेशम निकलने का प्रतिशत 40 से 45% कोसा के करीब है। इसके बाद कोसा निर्माण के बाद कार्य क्या आता है कि 5 से 6 दिनों के बाद, कोसा निर्माण के 5 से 6 दिनों के बाद आपको क्या करना है कि उन कोसों की कटाई कर लेना है। कोसों की कटाई के लिए ध्यान रखना है कि आपको बरसात में भीगे अवस्था में आपको कीटों की अगर कोसे भीग गए हैं तो उस दौरान आप इसकी कटाई कदापि न करें। आप ऐसे उचित मौसम का इंतजार करें जिस समय पे धूप अच्छी हो और कोसे आपके काफ़ी अच्छे पके हुए हों। उस दौरान अगर कोसा का कटाई का कार्य आप करते हैं किसान भाइयों, तो उस दौरान आपको नुकसान नहीं होगा और साथ ही कोसों की कटाई छटाई का कार्य के दौरान आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो कि कमजोर कोसे हैं और जिसको हम फ्लिमजी कोकून्स बोलते हैं, इसका उपयोग आप सीड के लिए बिल्कुल न करें, उसको सीधे रीलिंग के लिए उसको भेजा जाता है। और अच्छे कोसों का चयन करके फिर उस 100 कोसों की एक माला बना करके उसको आप अपने ग्रेनेज में, जहाँ पे ग्रेनेज गृह में आप उसको लगा दें। ग्रेनेज गृह में क्या होता है कि वहाँ पे कोसों की माला से फिर आने वाले दिनों में अगस्त के अंतिम सप्ताह में या सितंबर के पहले सप्ताह में उससे फिर तितलियां निकलेंगी, मेल एंड फीमेल, नर और मादा माथ निकलेंगे। नर और मादा माथ आपस में युग्मन करके फिर वो अंडे देने का कार्य करेंगे। अंडे देने के बाद फिर उस अंडे को हम देखते हैं और उसके मदर माथ का एग्जामिनेशन करते हैं। मदर माथ में अगर पेब्रिन डिजीज है तब फिर उसको हम आगे आने वाले दिनों में उसको सीड के लिए कंटिन्यू नहीं करते हैं। सूक्ष्मदर्शी से इसका जांच करना बहुत ही जरूरी है। किसान भाइयों, इसके लिए कोई भी प्रशिक्षण अगर हमारे संस्थान में चाहिए तो इस तसर के कीट पालन से संबंधित किन किन दवाइयों की अनुशंसा हमारा संस्थान करता है, इसके अलावा कैसे सीड प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे धागा निर्माण किया जाता है, सारी प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण हमारे संस्थान में बहुत ही सम्यक तरीके से प्रदान किया जाता है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। झारखंड सहित बिहार के कई जिलों में सोयाबीन की खेती का रकबा बढ़ा है। प्रदेश के जिन किसानों ने सोयाबीन की खेती की है, उनकी फसल अभी बढ़वार की शुरुआती अवस्था में है और फसल की बढ़वार अच्छी तरह से होती रहे, उसके लिए अभी से ही फसल की देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिसके बारे में बता रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह।
सोयाबीन खरीफ की फसल होने की वजह से सामान्यतः फसल को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सितंबर माह जब फलियां बन रही हो और लंबे समय से बारिश नहीं हो तब फसल को 1 या 2 बार हल्की सिंचाई आवश्यक दें। और अगर बारिश अधिक हो रही है या खेत में जल जमा हो रहा है तब फसल से जल निकास की उचित व्यवस्था जरूर करें। आज के समय में सोयाबीन की फसल भी कीटों के प्रकोप से अछूती नहीं है और ऐसे में जरूरत है कि किसान भाई फसल में लगने वाले कीटों की पहचान करके सही तरीके से नियंत्रण करें। इस समय सोयाबीन की फसल में भुआ पिल्लू का प्रकोप सबसे अधिक होता है, जो कि पत्तियों के नीचे झुंड में पड़ते हैं और पत्तियों को खाकर छन्नी समान कर देते हैं। इसकी रोकथाम के लिए ग्रसित पत्तियों को तोड़कर नष्ट कर दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम अजनाउल, जिला समस्तीपुर के कृषक रमेश यादव ने। ये मधुमक्खियों में शत्रु कीटों की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रमेश यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। मेरे किसान भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। आज हम बताना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन जो किसान साथी कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि सबसे जो शत्रु वाला कीट है जो हमारे मधुमक्खी बॉक्स में पाया जाता है, एक आता है माइट, जो आकार में बहुत ही छोटा होता है। ये क्या करता है कि हमारे मधुमक्खी जो है उसके लार्वा और एडल्ट दोनों को ये उसके बॉडी पर जा कर के उसका रस चूसते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा मधुमक्खी जो है वो विकलांग हो जाते हैं और अच्छा से वो पोलन और नेक्टर कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिससे हनी कम बनता है। और दूसरा जो ये होता है कि जो उसके लार्वा पर रस चूसता है, तो रस चूसने से क्या होगा कि उसका लार्वा भी डेथ होता है। अगर वो तैयार भी हो जाता है हमारा जो मधुमक्खी, तो आपको एडल्ट में जब तैयार होगा तो वो विकलांग हो जाते हैं, जिससे हमारा कि हनी प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए पहले आप उस छाता को से हटा दें और फिर उसके बाद आप आता है एक एसिड है जो फॉर्मिक एसिड है जो 85% का होता है, उसको रुई में एक लकड़ी के सहारा उस छाता में थोड़ा देर के लिए रख दें, तो उसके गंध से जो माइट है वो हट जाते हैं या मर जाते हैं वहाँ से। और दूसरा एक आता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा भी बहुत
हमारे मधुमक्खी को हानिकारक पहुंचाता है। ये क्या करता है कि जाली में एक जैसे मकड़ी का जाली होता है इस टाइप से बना लेता है, तो इससे क्या होता है उसका सांस नली को ये बंद कर देती है, जिससे हमारा मधुमक्खी मर जाते हैं। और इसका जो लार्वा है, मोमी पतंगा का जो लार्वा है, ये भी क्या करता है कि जो मधुमक्खी का छाता होता है उसमें छेद कर देते हैं, और छेद करके जितना भी मौद है उसको रस चूसते रहते हैं। तो इसीलिए जिन किसान साथियों को लगे कि आपके मधुमक्खी बॉक्स में काला टाइप का दिखने लगे, उसमें जाली दिखे, तो आप उस छाता को पहले हटा दीजिए और फिर क्या कीजिए कि आप उसमें गंधक 1 ग्राम का उसको जला करके उसका धुआं उस बॉक्स में दीजिए, जिससे क्या होगा कि मोमी पतंगा का ये होगा। अगर और नहीं तो एक कीटनाशक है डाइकोफोल, उसको भी जला करके उसको धुआं आप बॉक्स में दे सकते हैं, जिससे कि आप इस कीट से छुटकारा लें। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।